इशू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग क्वेश्चंस करें, क्वेश्चनिंग नहीं आती आपकी तरफ से, ये ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, मुझे दो तरह का गुमान होता है, या तो मैं कोई बहुत ही आला किस्म का टीचर हूँ कि मैं बोल दूँ बच्चे समझ जाते हैं कि बच्चे में क्वेश्चन ही कोई नहीं है, या फिर मैं इंतहाई हल्का टीचर हूँ, मैं समझा ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो क्वेश्चंस लेके आया करें। ठीक है, जो बच्चे तुम्हें क्लास में इंटर नहीं होने थे, वहीं से वो वहीं से क्वेश्चन यहाँ तक पूछते पूछते वो 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं मुझसे। और जितनी देर में आम बच्चा बुक्स खोलता है, पढ़ने वाला बच्चा 2-3 क्वेश्चन कर चुका होता है। ठीक है, 5.2 इनहेरेंट लिमिटेशन में कोई इशू? यस, दोनों से बोलने तुम चले आगे, चले आगे। इनहेरेंट लिमिटेशन मैंने आपको पढ़ा दी हुई थी। ठीक है, पढ़ा दूं जल्दी से, क्या आगे चलें? ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कॉस्ट। अच्छा, इसको सुन लें। इनहेरेंट लिमिटेशन में मैंने आपको कॉस्ट नहीं पढ़ाई थी। इनहेरेंट लिमिटेशन में मैंने आपको कॉस्टिंग नहीं पढ़ाई थी। क्यों? कॉस्ट कोई लिमिटेशन नहीं है, ये बात याद रखनी है। जो आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड है उसने कॉस्ट को ऑडिट की लिमिटेशन नहीं बोला। पेज 17 5.2, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड ने इनहेरेंट लिमिटेशन में कॉस्ट को, आपकी पुरानी बुक है, मिल गया 5.2। चलो, अच्छा, ओरिजिनल स्टैंडर्ड ने 5. और कॉस्ट को इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं रखा, वो इसको इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं मानते। इस बुक ने रखा, क्यों रखा मुझे नहीं पता क्यों रखा इसने। ठीक है, क्यों नहीं रखा? उसने कहा अगर ऑडिट करने की कॉस्ट ज़्यादा है तो आप क्या करो, कि क्या करेंगे आप? ऑडिट करने की कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या करेंगे आप? फीस ज़्यादा ले लो उनसे, कंप्रोमाइज़। आपकी ऑडिट करने की कॉस्ट बताता है, कंफर्मेशन नहीं भिजवाते, स्टॉक आउट नहीं करते, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है। देखें ना, हर प्रोसीजर की कॉस्ट है ना। स्टॉक आउट करने आना है, मेरा क्लाइंट है केमिकल का, एक यूनिट यहाँ झुमरा में, दूसरा हैदराबाद कराची सिंध में, उसका स्टॉक आउट करने बायर टीम जाती है यहाँ से, कॉस्ट पड़ेगी ना कंपनी को या ऑडिटर को। तो ऑडिटर क्या करे कि यार बायर टिकट है, 50,000 की टिकट है कराची की, फिर कराची से हैदराबाद जाएंगे, फिर 2 दिन होटल में स्टे करेंगे, फिर 2.5 लाख की तो सिर्फ कॉस्टिंग पड़ेगी स्टॉक की। फिर कंफर्मेशन भिजवाएंगे लैपटॉप के तुम्हें TCS के थ्रू, 150 रुपये लेता है TCS वाला। 10-15 क्रेडिटर हुए, 10-15 डेटर हुए, 10-15 बैंक हुए, ये तो 60 तो कंफर्मेशन होगी। 8-10-15 हज़ार कंफर्मेशन में लग जाएगा। फिर कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, फिर फॉलोअप कंफर्मेशन भिजवाएंगे, फर्स्ट रिमाइंडर भिजवाएंगे, फिर सेकंड लाख रुपये कंफर्मेशन हो जाएंगी। फिर तो ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं करेंगे, फिर तो हर प्रोसेस पे कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे आप। ठीक है, स्टैंड कहता है अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो कंप्रोमाइज़ क्या करो। तो स्टैंडर्ड इसको मैंने भी आपको ये नहीं पढ़ाई थी, याद है आपको? जब मैं आपको इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ा रहा था, मैंने आपको कॉस्ट एज ए लिमिटेशन, क्योंकि ओरिजिनल स्टैंडर्ड ने भी इसको लिमिटेशन नहीं माना। आगे हैं डिसरप्शन कॉज्ड बाय कंपनी स्टाफ। आप ऑडिट करने जाते हैं, ये बात याद रखें, ह्यूमन साइकी है ये। आप ऑडिट करने जाते हैं, मैनेजमेंट क्या करती है? डॉक्यूमेंट देती नहीं है, या अगर देती है तो डिले करती है। डिले, डिसरप्शन क्या होती है? हर्डल्स पैदा करती है। क्यों? क्यों? ताकि आप पे प्रेशर पड़ता रहे, आप करीब पहुंचते रहें ऑडिट रिपोर्ट देने के, और एकदम सारा रिकॉर्ड दे देंगे आप महीने से रिकॉर्ड मांगते रहेंगे उनसे, दे दें, ये दे दें, वो दे दें, क्रेडिटर्स दे दें, डेटर्स दे दें, लिस्ट दे दें, बैंक दे दें, फिक्सर्स रजिस्टर दे दें, वो आ रहा है, कल आ रहा है, सुबह आ रहा है, शाम को आ रहा है, बंदा फोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नानी मर गई, मामी मर गई, वो करते करते डिले करते रहेंगे। जब आखिरी 4 दिन रह जाएंगे ना, सारा रिकॉर्ड उठा के दे देंगे, ये ले पकड़। अब उन्हें पता है कि अब ऑडिटर को रिकॉर्ड हमने दे भी दिया, अब ये काम भी समझ गए, डेलीब्रेट डिले आता है, इसे कहता है डिसरप्शन कॉज्ड बाय एंटिटी स्टाफ। याद रहेगा? अच्छा, 3rd पॉइंट पढ़ें।
सब्जेक्ट मैटर, मैंने कहा था नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद है? सब्जेक्ट मैटर क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो फाइनेंशियल नेचर क्या है? सारी एस्टिमेट है, सारी जजमेंटल है, सारी एजम्पशन में बेस्ड है। समझ गए? अच्छा, फिर आगे कहता है बहुत से फ्रॉड होते हैं, और फ्रॉड क्या होते हैं? सिस्टमेटिक। इवल जीनियसनेस आती है ना, जीनियसनेस। जीनियस किसम का बंदा होता है? कोई डर बंदा फ्रॉड कर सकता है? ठीक है, कोई इवल जीनियस माइंडेड बंदा वो आके फ्रॉड करता है। ठीक है, और वो फ्रॉड जब करता है तो कंसील करता है, छुपाता है, स्ट्रेटेजी बनती है, सिस्टम बनता है, लोग मिलते हैं, कुलियन होती है, सिस्टम में फ्लॉ ढूंढा जाता है और उसको फिर छुपाया, कवर किया जाता है। समझ गए? ऐसे होता है ना, छुपाया जाता है। ये वो बॉर्डर में माइंस बिछाई जाती है ना, माइंस, तो माइन के ऊपर वो लगाया नहीं था कि यहाँ पे माइन है, ध्यान से चले। लगाया जाता है बोर्ड, लगाया जाता है, लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता यार, दुश्मनों के लिए है। बंदा कहता है चलते आए, आगे मरे, पाँव रखे इसके ऊपर, यही होता है ना कि चुपके बम रख के जमीन में ऊपर बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ चले, यहाँ नहीं चले, बम छुपाया जाता है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, वेयर एज आप कभी किसी फ्लोर पे जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, सफाई हो रही है, लिखा था फ्लोर इज वेट, यहाँ ना आए, बताया जाता है कि नुकसान हो जाएगा आपको। अच्छा, फ्रॉड करके क्या किया जाता है? छुपाया जाता है। और आप फाइनेंशियल ऑडिटर हैं, आप फोरेंसिक ऑडिटर नहीं हैं। आप समझ गए? तो ये भी लिमिटेशन है हमारी। हमारी प्रोसीजर की नेचर क्या है? हम इन्वेस्टिगेशन उस तरह की नहीं कर सकते जैसे एसएचओ कर सकता। हमारे यहाँ कोई डंडा नहीं है, हम उल्टा नहीं लटका सकते क्लाइंट को सही सच्ची इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। हम उसे करंट नहीं लगा सकते, उसके बाल नहीं खींच सकते, या ठंडे गर्म पानी के टॉर्चर नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, लोहे की कंगियां लेके उसे जिस्म में नहीं फेर सकते, या प्लास के साथ उसके नाखून नहीं निकाल सकते। ठीक है, पुलिस वाले फौजी निकाल देते हैं। ठीक हो गया? हमारी नेचर हम रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली, प्लीज, प्रोफेशनल। ठीक हो गया? ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। आगे हैं, फिर अगला प्रॉब्लम है एफिशिएंसी। हमने ऑडिट टाइम पे भी करना है, पढ़ा ना 99 डेज, एजीएम 120 दिन में होनी है, 21 दिन पहले नोटिस आएगा, वही प्रॉब्लम है। फिर आगे कहता है सिस्टम की बात करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। ठीक है, कहता है जितना मर्जी रोबस्ट सिस्टम हो जाए, जबरदस्त सिस्टम हो जाए, बहरहाल सिस्टम इज सब्जेक्ट टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। ठीक है, फिर आगे कहता है परसुएसिव। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ऑडिट वो हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उससे एविडेंस मिलता है, वो परसू करता है, कंक्लूड नहीं कर रहा होता। नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था हमने, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर पढ़ा था। ठीक है, पढ़े, सारे पॉइंट्स पढ़े थे हमने। ठीक है, और क्या पढ़ा था? इंटरनल कंट्रोल की अपनी लिमिटेशन है, और परसू करता है ऑडिट, कंक्लूड नहीं करता। कर लेंगे जी इसे। ऊपर 5.1 में आए एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या होता है जी ऑडिट का? हमने पढ़ा हुआ था, मैंने आपको इस तरह नहीं पढ़ाया। मैंने वो क्या पढ़ाया था प्रॉपर, कंपनी क्या क्यों करवाती है ऑडिट, एओपी क्यों करवाती है, इंडिविजुअल क्यों करवाता है, एनजीओ क्यों करवाती है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है या बिजनेस नीड है। फिर लॉ की रिक्वायरमेंट कहाँ गया वो भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, इसने सादी बातें की हैं कि ऑडिट से क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, पढ़ा हुआ हमने। फिर क्या होता है, मैनेजमेंट कंफर्म करती कि मैंने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज पूरी कर दी हैं, बिल्कुल करती है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स कुछ मीट हो जाती हैं, हमने लॉ की नीड पढ़ा हुआ है, इसको लॉ की कंप्लाइंस हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑडिटर आता है, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करता है, तो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसे बेहतर हो जाते हैं। ये सारी बातें हमने 5.1 में पढ़ेंगे। मैं अगर 5.1 और 5.2 ना पढ़ाता तो हमने इससे अच्छे मैनर में सारे पढ़े हुए दोनों पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, 4.7 स्कोप ऑफ इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट। इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट क्या होता है? देखें, हम ऑडिट करते हैं नॉर्मली ईयर का। ईयर पाकिस्तान में क्या कहाँ से शुरू होता है?
अब ये चल रहा है, ये साल चल रहा है ना हमारा, ये हमारा ये ईयर चल रहा है। अच्छा, बहुत सी जगहों पे इसके बाद हमारे पास टाइम कितना होता है बिटवीन एजीएम, ऐसी है। अच्छा, एजीएम 120 दिन के अंदर कब तक हो सकती है? 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर से आपने 21 दिन पहले नोटिस देना है, जो कि बनती है 7 अक्टूबर तक आपने अकाउंट्स फाइनल करने हैं। 30 जून से लेके बनते हैं 99 डेज। लिमिटेशन पढ़ के आएंगे, टाइम हमारे पास कम होता है, ऐसे ही है ना। अब ये सारी बातें कहाँ पढ़ी हैं आपने? कॉर्पोरेट लॉज में, कंपनीज एक्ट में, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा हुआ है, कुछ चेंज तो नहीं पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा ना, समझ गए। अब 99 डेज में ऑडिट करना है। मेरी एक स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑडिट फर्म है, मेरे पास 99 के करीब तो शायद या इससे ज़्यादा तो मेरे पास हैं कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इससे ज़्यादा क्या है? कंपनीज हैं। फिर एनजीओज अलग हैं, फिर एओपीज अलग हैं, इंडिविजुअल अलग हैं। मैं कैसे 99 में ऑडिट कर दूँगा सब पकड़ के? यानी मतलब एक दिन में 1,000 ऑडिट करने पड़ेंगे? पॉसिबल नहीं है। कुछ ऑडिट ऐसे हैं जो 2-2 महीने लगते हैं, कैसे कर लूँगा इसमें? तो हमारे पास हमें बहुत थोड़ा टाइम होता है फाइनल ऑडिट खत्म करने में। टाइम हमारे पास होता है, समझ गए। हम फिर क्या करते हैं कि बजाय अपने आप को यहाँ पैनिक कर लें, हम ऑडिट पहले शुरू कर देते हैं। अब आजकल क्या कर रहे हैं, हम क्लाइंट्स पे जा रहे हैं ये मई के पहले हफ्ते, ठीक है, अभी तो नहीं, 4-5 दिन के बाद क्लाइंट से कहते हैं 10 महीने के पूरे हो गए आपके, कहते हो गए। हम 10 महीने का उनसे ट्रायल बैलेंस लेते हैं, 10 महीने का, और 10 महीने का ऑडिट शुरू कर देते हैं। कब? यकम मई को, समझ गए। ये 1.5 महीना ऑडिट चलता है 15 जून तक। तो 15 जून तक हम क्या कर चुके होते हैं? 10 महीने की सेल चेक कर लेते हैं, 10 महीने की परचेज, 10 महीने का एडिशन इन फिक्स एसेट्स, 10 महीने की एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, फी, जितने एक्सपेंस है सीजीएस के, एडमिन के, फाइनेंस के, सारे 10 महीने हम कर चुके होते हैं, ठीक है। जैसे 30 जून खत्म होने वाला होता है तो हम स्टॉक काउंट शुरू कर देते हैं। जब स्टॉक काउंट करके हम वापस आते हैं ना, तो कंपनी हमें दे देती है 12 महीने का ट्रायल बैलेंस पूरे साल का। कब? 3-4 जुलाई को, समझ गए। जब हमें पूरा ट्रायल बैलेंस मिलता है 12 महीने का, तो हमारे हाथ में 10 महीने का ऑडिट सिर्फ कुछ दिन रह जाते हैं। वो 4-5 दिन लगा के हम मई और जून की ट्रांजैक्शन मिस हुई थी ना, उसका मोटा मोटा ऑडिट एड्रेस कर लेते हैं और कहते हैं ये पकड़ दी 8-10 जुलाई को पहला ऑडिट खत्म, चले। इस तरह के 10-12 जो बड़े ऑडिट हैं जो तंग करते हैं, जो टाइम ज़्यादा लेते हैं, वो हम अपने आप को यहाँ पैनिक करने के बजाय हम ये टाइम स्पेन 99 डेज से इधर को पीछे, आगे तो ले जा नहीं सकते हम, आगे तो हम ले जा इधर हम पीछे ले आते हैं, तो हम पहले कर लेते हैं। कुछ कंपनीज कहती हैं 6 महीने खत्म हुए, 6 महीने का ऑडिट करते हैं हमारा पकड़े। उनका मकसद हमसे इंटरनल रिपोर्ट लेना नहीं है, लिस्टेड तो नहीं है वो। लिस्टेड में आपने 6 मंथ रिपोर्ट, हाफ ईयरली रिपोर्ट देनी है ना। लिस्टेड कंपनी में या पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में हमने हाफ ईयरली रिपोर्ट का क्या करवाना है? रिव्यू एंगेजमेंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो मसला ही नहीं है, तो क्या करती है फाइनल ऑडिट को इंटरम ईयर में शुरू कर लेती है, ताकि हम पे प्रेशर, हम पे ऑडिटर पे प्रेशर ना है, समझ गए। याद रहेगा, फाइनल ऑडिट एंड इंटरम ऑडिट, इंटरम एंड फाइनल ऑडिट, पक्की बात है, कॉन्सेप्ट समझ गए। अच्छा, और बहुत से काम है। हम एश्योरेंस कहाँ से लेते हैं? हमने क्या पढ़ा था? 2 तरह के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और अच्छा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल। और अब मुझे बताएं, जो आप रिस्क असेसमेंट पहले कर सकते हैं? कर सकते हैं। कंट्रोल्स पहले चेक कर सकते हैं इंटरनल स्टेज पे? कर सकते हैं। जो कंट्रोल 15 जून को है वही 15 अगस्त को है, अनटिल अनलेस के चेंज नहीं कर दिया उन्होंने। चेंज करेंगे हम डॉक्यूमेंट दे देंगे कि ये 2 चेंजेस किए हैं, पूरा सिस्टम चेंज ना होता, कोई एक एक्टिविटी ऐड कर दी होगी, समझ गए। तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा, सब टेस्ट ऑफ डिटेल जितना टाइम गुजर चुका उसका कर सकते हैं,
जिसका टाइम जैसे 10 अप्रैल, ये कम अप्रैल, सॉरी 30 अप्रैल तक 10 मिनट गुजर चुके हैं, आज 10 मिनट गुजर गए ना, तो 10 मिनट का ऑर्डर तो आप कर सकते हैं। 10 मिनट का एक्सपेंस चेक कर लें, 10 मिनट का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस चेक कर लें, 10 मिनट का सुई गैस चेक कर लें, 10 मिनट लीगल एंड प्रोफेशनल, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो इंटरम स्टेज पे समझ लें आपका 80% ऑडिट हो सकता है, आप कर लें, जरूर अपने आप को पैनिक करना। ये बिल्कुल ऐसी है, आप रन रेट चेज कर रहे हो, तो जो चेज कर रही है टीम कोशिश करती है कि मैं अच्छे एवरेज से स्टार्ट करूं ताकि एंड पे आके रन रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, हम प्रेशर में आ जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, ऑडिट एक जनरल लाइफ की चीज़ है, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अपने आप को यहाँ 99 डेज में प्रेशर में करने के बजाय हम क्या करते हैं, ये डेज बढ़ा के 150 डेज कर लेते हैं, इसमें 60 दिन 70 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। आगे नहीं जा सकते, आगे कंपनी एजीएम टाइम पे नहीं करेगी, पेनल्टीज पड़ेंगी कंपनी को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, डायरेक्टर्स को। ठीक है, समझ गए। अगर आपने एजीएम एक्सटेंड करनी हो, आपको रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन के बाद जाकर आपको करता है, अलाउ करता है। तो ये समझे तकरीबन नामुमकिन होता है, मुश्किल से मिलती है। तो यहाँ हमारे पास टाइम है, हम इसको पहले लेके आ सकते हैं। समझ गए? आप पढ़िएगा जरा। Scope of an environment. The scope of this statutory audit as described in the Independent Auditor Report contains the following points. An audit involves performing procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence about the amount and disclosure in the financial statement. The procedures selected depend on the auditor's professional judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statement. मैं इसे पढ़ता हूँ। पहले पॉइंट में ये कहता है कि ऑडिट में होता क्या है, कहता है हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, किस लिए? एविडेंस लेने के लिए। समझ गए? पढ़ लेंगे इस पैराग्राफ को, कोई मसला तो नहीं, आसान पैराग्राफ है, ये लिखा हुआ है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसने ये लिखा है। हम क्या करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ये क्यों प्रोसीजर है सारे, ये क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन। अच्छा, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? मुंह उठा के जो दिल करता है नहीं, हम क्या करते हैं उससे पहले अगले पेज पैराग्राफ में, इन मेकिंग दोज असेसमेंट, हम कौन से परफॉर्म करेंगे? रिस्क असेसमेंट करने के बाद रिस्क को देखेंगे, जैसा रिस्क है वैसे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। समझ गए? लॉजिकल बात है ना ये मैंने आपसे कहा था, मैं कम से कम 100 टाइम्स आपके बोर्ड पे लिखूंगा इस चीज को। वही बातें लॉजिकल कर लेंगे इसे। तीसरे पॉइंट पे हम ऑडिट में सिर्फ ये काम नहीं करते, हम और क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग पॉलिसी की अप्रोप्रिएटनेस भी चेक करते हैं ना। हम कहाँ चेक करते हैं? पढ़ा हुआ आपने, कहाँ चेक करते हैं जी हम? बताएं जल्दी से, पढ़ा हुआ आपने? हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी कहाँ लिखी होती हैं? स्टैंडर्ड। हमारी पॉलिसी कौन होगी, कौन बताता है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट किया था तो हमने देखा था प्री कंडीशन एग्जिस्ट कर रही। प्री कंडीशन कौन सी हैं? 2। पहला, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। तो आपने वहाँ क्या चेक किया होगा? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होता है? पॉलिसीज होती हैं। समझ गए? अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल ना हो तो आप क्या करते? डिक्लाइन कर देते। समझ गए? चीज़ों को कनेक्ट किया जाए आपस में। अच्छा, और क्या करते हैं हम? देखते हैं प्री कंडीशन वो प्रेमिस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपने कब चेक किया? ऑडिट सेलेक्ट करने, ऑडिट में अपनी अपॉइंटमेंट करवाने से भी पहले। फिर आपने पूरा ऑडिट किया, उसमें भी देखा अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक है, जो पॉलिसीज हमें ऑडिट से शुरू में बताई थी वही रखी हैं, चेंज तो नहीं कर दी। चेंज किया तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन वैसे चेंज किए। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हैं अगर जस्टिफाइड रीजन हो आपके पास। समझ गए? उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है। IAS 37 है, कौन सा उसका 8 है, कौन सा है? 8 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके मुताबिक कर सकते हैं। वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन सारा पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ठीक हो गया। एक आप क्या करते हैं पॉइंट नंबर 3 में अकाउंटिंग पॉलिसीज की चेक करते हैं अप्रोप्रिएटनेस, और जो कंपनी ने एस्टिमेट्स फॉर्म किए होते हैं उनकी रीजनेबलनेस। सेकंड लाइन में रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड। और तीसरा काम क्या करते हैं, जो आपने डिस्क्लोजर दिए हुए हैं उसकी इवेल्युएट करते हैं कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन ठीक है।
ओवरऑल प्रेजेंटेशन किसके मुताबिक होती है? प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ लिखी होती है? स्टैंडर्ड्स में, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में या लॉ में। समझ गए? इन 4.7 को मैं सम अप कर रहा हूँ। 4.7 को पहले पैराग्राफ में कहता है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, क्यों? कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? सेकंड नंबर में कहता है वो जो रिस्क असेसमेंट करने के बाद हम प्लान करते हैं, जैसा रिस्क वैसे प्रोसीजर लेके आते हैं, वो प्रोसीजर परफॉर्म किए हमने। और ऑडिट में क्या होता है, अभी आपको मोटा मोटा समझा रहा है वो होता है क्या ऑडिट में। और कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करते हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक करते हैं और डिस्क्लोजर चेक करते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट, मैंने ये कहा था रिस्क असेसमेंट, उसने पैराग्राफ नंबर 2 में लिख दिया इसको, उसको 1 में लिखना चाहिए था और 1 में ये लिख दिया उसने। यही ऑडिट प्रोसीजर ही है ना, तीसरा प्रोसीजर कोई नहीं है। समझ गए? तीसरे पैराग्राफ में सादी बातें करता है, हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करते हैं, एस्टीमेट चेक करते हैं और डिस्क्लोजर चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया? अब आए, ऑडिट फील्ड वर्क इज टिपिकली परफॉर्म्ड इन 2 phases। बात समझ गए? 2 phases कौन सी हैं? पहले में कहता है इंटरिम फेज, पहले बुलेट में, दूसरे में कहता है फाइनल फेज। पहले फेज में क्या होता है? पढ़े जी। This is performed before the end of accounting period. बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। समझ गए? क्यों? ताकि हम पे एंड पे प्रेशर नहीं आए, हम अपनी डेडलाइंस टाइम पे मीट कर सकें, डिलेज ना आए। आप देखें, अब कॉलगेट पामोलिव पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, कॉलगेट पामोलिव लिमिटेड कंपनी है, 55-60 बिलियन सेल है उसकी। आप देखेंगे 6, 7, 8, 10 जुलाई को इतनी बड़ी कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट हुए थे। 6 दिन में ऑडिट कर लिया उन्होंने। कौन सी गिजर सिंह थी ऑडिटर के पास? कोई जिम थे उनके पास कि 60 अरब सेल का ऑडिट कर लिया उन्होंने 6 दिन में? नहीं पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली वो इंटरिम स्टेज पे करते हैं। समझ गए? अच्छा, आगे आए। Discussion. हम क्या क्या कर सकते हैं इंटरिम स्टेज पे? कहते हैं डिस्कशंस कर सकते हैं स्टाफ के साथ। और आगे बढ़ें। Recording information about the internal control system that are relevant to the audit. नहीं, ऊपर वाले पॉइंट पे Discussion with staff and management designed to enhance the auditor's understanding of the entity and the environment. अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? रिस्क असेसमेंट पढ़ा ना हमने। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट इट्स ये काम पहले कर सकते हैं, हमने कहा रिस्क असेसमेंट पहले कर रहे हैं। आगे This will enable the auditor to आगे सेकंड बुलेट recording information about the इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लें। आगे कहता है performing some preliminary सब्सटैंटिव प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ये देखें जो हो चुका है टाइम, उसके सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लें। समझ गए? फाइनल स्टेज पे क्या कहता है? final audit. This is performed after the year end when the draft financial statements are available and include full year balance. ठीक हो गया जी। और अगले नॉर्मली में क्या कहता है? Normally the interim audit work is performed by fewer staff but senior staff। समझ गए? अच्छा, ये टॉपिक जो है ना इसने इससे बहुत अच्छे स्टाइल में पेज नंबर 33 1.5 चैप्टर नंबर 3, मेरे पास 33 नंबर पेज है। Yes, 1.5 पे आ गए आप लोग? पेज नंबर 33 के करीब चैप्टर नंबर 3 मिल गया सबको? ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया ना आपको, असल में 1.5 से पढ़ाया। असल टॉपिक ये 1.5 पेपर में 2-3 दफ़ा टेस्ट हुआ पिछले 10 सालों में, 2-3 मरतबा आया कि इंटरिम स्टेज पे ऑडिट करने का क्या फ़ायदा होता है। याद रहेगा? जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे इस टॉपिक को फिर मैं स्किप करवा दूंगा, इसको अभी पढ़ लेते हैं। कहता है मोस्ट लार्ज ऑडिट विल स्प्लिट इन 2 phases। अभी मैं कॉलगेट की एग्जांपल दी आपको, ठीक है? इंटरिम स्टेज बुलेट में कहता है बोल्ड करके, फिर इसी लाइन में कहता है फाइनल स्टेज। पहला पैराग्राफ स्किप कर रहा हूँ मैं, दूसरे पे आ रहा हूँ। फ़ायदा क्या होगा जी? आप बताएं क्या फ़ायदा होगा? टाइम बचेगा, हम टाइम प्रेशर में नहीं आएंगे, डेडलाइंस टाइम पे मीट हो जाएंगी, और जो पोटेंशियल प्रॉब्लम जहाँ की आपको जुलाई अगस्त में पता लगने हैं आपको अप्रैल मई में पता लग जाएंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम में मैनेज करने का, मैनेजमेंट के पास ज़्यादा टाइम में मैनेज करने का। ठीक है? ये यही बेनिफिट लिखे उसने। फ्लेक्सिबल रिसोर्स प्लानिंग हो जाएगी ना। रिसोर्स क्या का मतलब क्या है? स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। हमारे पास ये रिसोर्स है, हमारा टाइम, इसकी अच्छी प्लानिंग हो जाएगी। सेकंड में कहता है जो मसले आने हैं अर्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। शेयर होल्डर्स टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उनको, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। समझ गए? यही बेनिफिट पढ़े हैं हमने। अब आ जाए
इंपॉर्टेंट चीज़ 330 लिखा हुआ है, 300 है, ये आपने याद रखना है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने लिखा था यहाँ पे, ये जो है चैप्टर ये 315 है, और ये कौन सा है 315 क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ, और 330 क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू द असेस्ड रिस्क। ये नाम है स्टैंडर्ड्स की, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क, और ये क्या है याद रहेगा। 330 की बात करता है, इसको समझ लें, पल्ले बांध लें आप, पेपर में सिनेरियो में टेस्ट हुआ भाई। अगर किसी एरिया में, किसी हेड में, किसी एजर्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड, ड्यू टू रिस्क असेसमेंट, रिस्क मतलब क्या, रिस्क है कि फ्रॉड हो सकता है, आपको शक है, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने ऑडिट इंटरम स्टेज पे नहीं करना। कहाँ करना है, फाइनल स्टेज पे जाके। याद रहेगा, पक्की बात है। अगर रिस्क ऑफ क्या हुआ, ये पढ़ लें इसको यहाँ से। IEC 330 also states, the higher the risk of material misstatement, the more likely it is that the auditor may decide it is more effective to perform substantive procedures near or at the period and rather than at an earlier date. समझ गए? अगर किसी जगह पे रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या है, हाई, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इंटरम स्टेज की बजाय ऑडिट कब करेगा, समझ गए? क्यों? क्योंकि फ्रॉड, ये जब रिस्क मिसस्टेटमेंट होती है ना, वो जनरली स्टैंडर्ड एज्यूम करता है कि नियर ये एट द एंड ऑफ द डेज, एंड के डेज में होती है। समझ गए? जितने फ्रॉड्स, ये जितने एरर्स मिसस्टेटमेंट हो रही होती हैं जनरली, वो कहाँ हो रही होती हैं, एंड ऑफ द डे। क्योंकि एंड ऑफ द डे में ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन नेचर है पहले सुस्ती करता है, एंड में जाके फिर हाथ में मारता है। ये मैंने बुलाई है, मैंने कहा 2 लाख यूनिट सेल होनी चाहिए साल में ये सोए रहेंगे अप्रैल तक, मई में जाके उठे फिर क्या करें, हाथ में मारेंगे सेल करने की, नहीं सेल होगी फिर ये गलत इंटरेस्ट करके करेगा, कोशिश करेगा मैं 2 लाख सेल कर दूंगा किसी न किसी तरह। तो एडजस्टमेंट्स कहाँ हो रही होंगी, एट द एंड, वो आपने पकड़नी। अगर आप ऑडिट पहले कर लेंगे, इसको आप स्किप कर देंगे, लेस लाइकली कि आप मिस स्टेटमेंट को पकड़ सकें। समझ गए? हम भी ऐसे करते हैं बीइंग ए स्टूडेंट, हमें पता है हमने सितंबर में पेपर सोए नहीं। आप मुझे ईमानदारी से, जिस तरह हम अगस्त में पढ़े होते हैं, हम उस तरह मई के महीने में नहीं पढ़ते। ह्यूमन नेचर है। हमें पता लगता है 10 मई को बिजली का बिल जमा कराने की आखिरी तारीख है, हम 2 तारीख को इज्जत से जाके बैंक में एसी में बैठ के भी करवा सकते थे, लेकिन हमारी उम्मत क्या करती है, 10 तारीख को जलील हो के लाइनों में लग के बिल जमा करते। फिर हम में से कोई वो पिक्चर खींचता है और फेसबुक लाता है, देखें लोगों को जलील कर रहे हैं बैंक वाले। हालांकि बैंक वाले जलील, हमने ऑप्ट किया था कि हमने जाके जलील होना है। ठीक है, यही 330 कहता है। ठीक है, इसके लिए टर्म चलती है, सुन लेना गौर से, टर्म अर्निंग मैनेजमेंट। अर्निंग मैनेजमेंट क्या होती है? अर्निंग्स को मैनेज करना। आप कहते हैं मैंने इतना टैक्स देना है, बस इसके लिए इतना प्रॉफिट होना चाहिए, बस। ठीक है, अब 10 महीने काम होता रहा, 11 महीने, आखिरी महीने का नहीं यार वो टारगेट मीट नहीं हो रहा, आखिरी महीने में क्या करेंगे, उल्टी सीधी एंट्रियाँ करके प्रॉफिट उतना लाने की, सेल उतनी करने की जो टारगेट है, एक्सपेंस उतने करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जितनी हैंकी बैंकी करेंगे, कहाँ करेंगे, लेट आर ट्रांजेक्शन में। लेट डेज जो है ना, जून के 15 जून के बाद के उसमें हैंकी बैंकी करेंगे। समझ गए? तो अगर आप बीइंग एन ऑडिटर, आपने इंटरनल स्टेज पे फोकस करके ज़्यादा ऑडिट वहाँ कर लिया, तो आप जून पे फोकस कम करेंगे।